हेलो दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति। मैं आ गया हूँ आज के मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश में कितने पठार हैं और उनको किन किन भागों में बांटा गया है। आज इसके बारे में अपन जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत का प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश में आता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है और मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ का मैदान, पश्चिम में राजस्थान, जैसे पूर्व में तो छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान एवं उत्तरी की ओर गुजरात और उत्तर में जैसे कि ये गुजरात है ना। और इधर उत्तर प्रदेश व गंगा यमुना के मैदान तथा दक्षिण की ओर ताप्ती नदी व महाराष्ट्र स्थित है। और मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मध्य प्रदेश के भाग है मध्य उच्च प्रदेश, जैसे कि मैप में देखोगे आप तो मध्य उच्च प्रदेश वाला भाग ये वाला त्रिभुजाकार, सतपुड़ा मेकल श्रेणी ये नीचे वाला सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और पूर्वी का पठार बुंदेलखंड का पठार, जैसे कि ये पूर्वी का पठार और बुंदेलखंड का पठार वाला हिस्सा है ना। फिर इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से भाग बना दिए, जैसे मालवा का पठार, जैसे कि मैप में देखोगे आप मालवा का पठार। फिर मध्य भारत का पठार, तो यहाँ आएगा मध्य भारत का पठार। तीसरे पे आएगा बुंदेलखंड का पठार, तो यहाँ वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है बुंदेलखंड का पठार, है ना। और चौथे नंबर पर आएगा रीवा पन्ना का पठार, तो ये वाला हिस्सा रीवा पन्ना का पठार। और 5वें नंबर पर आएगा नर्मदा सोन घाटी, तो ये वाला हिस्सा है जो नर्मदा नदी जा रही है, ये वाला नर्मदा सोन घाटी में आती है। फिर आएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। फिर इसमें कितने भागों में बांटा गया है, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, तो इस मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, जैसे इधर वाला हिस्सा, तो ये वाला पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, तो इधर वाला हिस्सा ये वाला पूर्व का, ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। और मेकाल श्रेणी है ना, ये मेकाल श्रेणी वाला हिस्सा है, मध्य वाला हिस्सा आएगा पर्वत, मतलब मेकाल श्रेणी में आता है। फिर और अब इसके बारे में, जैसे कि मध्य उच्च प्रदेश है, अब इसके मध्य उच्च प्रदेश ये वाला, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन नदी घाटियाँ एवं अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार तथा मध्य में उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह भाग मध्य प्रदेश के 2/3 से भी अधिक में स्थित है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के नक्शे में देख ही रहे होंगे कि इसकी आकृति मध्य उच्च प्रदेश की त्रिभुजाकार है। जो मध्य उच्च प्रदेश में आता ना, तो ये वाला त्रिभुजाकार है। और दक्कन ट्रेप व गोंडवाना सेल समूह से निर्मित यह भूभाग नर्मदा व ताप्ती के मध्य तथा विंध्य श्रेणी के समांतर स्थित है। इस श्रेणी का विस्तार भड़ोच के पश्चिम से लेकर पूर्व छत्तीसगढ़ के मैदान की ओर लगभग मैदान 900 किलोमीटर तक है। विंध्याचल, भांडेर तथा कैमूर की श्रेणियाँ इस प्रदेश का भाग है, जो नर्मदा सोन नदी घाटी व उत्तर में स्थित है। अब पढ़ेंगे मध्य मालवा के पठार, है ना। जैसे कि इसका में को 3 भागों में मध्य उच्च प्रदेश के बारे में देखा अपन ने। फिर इसमें आएगा मालवा का पठार, तो मालवा का पठार, इसका भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित मालवा का पठार, जैसे कि मालवा का पठार में इसमें देखोगे तो ये वाला मध्य प्रदेश के पश्चिम में है ना। इसके बारे में जिस पठार जो 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। मालवा का पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है। जैसे कि ये मालवा का पठार है ना, इसका क्षेत्रफल कितना, लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर, है ना। जो इसमें मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं जिसके बारे में देखिए। इस प्रदेश के उत्तर में मध्य भारत का पठार वो है, दक्षिण में पूर्व राजस्थान में और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड प्रदेश एवं ये विंध्य कगार प्रदेश, दक्षिण में नर्मदा घाटी और पश्चिम में गुजरात स्थित है। जलवायु, मालवा के क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसके बारे में। मालवा में समृद्ध जलवायु पाई जाती है, जिसमें वर्षा औसत 75 डिग्री 125 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहता है। फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व श्रेष्ठ जलवायु कहा है। यह भाग दक्कन ट्रेप का बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। मालवा का पठार समतल उच्च भूमि को रूप में है।
मालवा पठार दक्षिण सीमा पर अधिक ऊंचा है और उत्तर की ओर ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे कि मालवा का पठार है जो जो मालवा का पठार है जो दक्षिण में है ना ऊंचा है और उत्तर में नीचा है, तो उसका ढाल उत्तरी ओर है। मालवा का पठार ऊंचाई 500 मीटर है। इसकी मध्य दक्षिण सीमा के समीप है जहाँ विंध्य का गार प्रारंभ होता है। कहीं ऊंचाई 800 मीटर से भी अधिक है और इस प्रदेश में महू के दक्षिण में सिंगार चोटी 881 मीटर, धजारी 810 मीटर ऊंचाई पहाड़ियाँ है। मालवा का पठार जानापावा पहाड़ी 854 मीटर के वाचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। मालवा का पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। नर्मदा इसकी दक्षिण सीमा बनाती है। मालवा मध्य प्रदेश के 18 जिलों में फैला है, जिन जिलों के नाम हैं जैसे रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, इंदौर, सीहोर, भोपाल, गुना, विदिशा, अशोकनगर, सागर, रायसेन। और इसमें खनिज बाहुल्य न होते हुए भी बोले तो खनिजों का अभाव है। यहाँ पठार औद्योगिक दृष्टि से धनी है। विदिशा जिले का गंजाबासोदा सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है। पश्चिम मालवा में गेहूँ, कपास, ज्वार जैसी फसल और तथा पूर्वी में मालवा में सोयाबीन, आलू जैसी फसल उगाई जाती है। मिट्टी मालवा के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मालवा के पठार के अवशिष्ट मिट्टी में लोहे व एल्यूमिनियम की मात्रा में अधिक पाई जाती है। जिस मालवा में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? जैसे चंबल, बेतवा, कालीसिंध, छिपरा, पार्वती, माही, धसान, नीवज, सोनार, बरना और कालियासेत के कोलार आदि। और मालवा का प्रवेश द्वार गुना को कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में मालवा का पठार में का प्रवेश द्वार किसे गुना को कहा जाता है ना। अब पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार जो कि ये वाले हिस्से में स्थित है। जैसे मध्य भारत का पठार है, इधर तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, इधर राजस्थान से भी लगती है और इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है ना। और इधर बुंदेलखंड से भी इसकी सीमा लगती है। मध्य भारत का पठार है ना। भौगोलिक स्थिति में मध्य भारत का पठार 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तृत है ना। इस संपूर्ण प्रदेश का क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.67% है, जो आपको मैंने अभी हाल उस मैप में बताया था। यह प्रदेश दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मंदसौर, भानुक, तहसील, नीमच, जवाद, नीमच, मनासा तथा गुना का थोड़ा भाग भी आता है। ये वाले जिले मध्य भारत के पठार में आता है। अब इसमें जलवायु के बारे में बात करते हैं। इस क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, जहां औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है, जिसमें 55 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मियों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 15 से 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। मध्य भारत के पठार का अधिकांश भाग ऊबड़ खाबड़ व पठारी है। इसका जो भाग रहता है ना, जो ऊबड़ खाबड़ भी और पठारी क्षेत्र भी अधिक है इसमें। इस क्षेत्र का साधारण ढाल भी उत्तर की पूर्व की ओर है। चंबल नदी की निचली घाटी 1530 मीटर गहरे गड्ढे हैं। इस प्रदेश का दूसरा नाम चंबल उप आंध्र प्रदेश भी है। मैदानी भागों में चंबल तथा उसकी सहायक नदियाँ द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी मिलती है। पठार पर काली मिट्टी भी मिलती है। और मध्य प्रदेश के अन्य भागों से भिन्न यहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। इन भागों में वन प्रदेश 20 से 27 भूमि पर मिलते हैं। बिहार प्रदेश तथा ऊंचे पठारों पर कटीले वन पाए जाते हैं। कृषि उपज एवं खनिज। इस क्षेत्र में
नहरों एवं कुआँ सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र में नहरें और कुएँ से भी सिंचाई से ज़्यादा मात्रा में होती है। यहाँ की कृषि उपजों में सरसों का क्षेत्र सर्वाधिक है तथा इसके इसके बाद गेहूँ का स्थान है। यहाँ की कृषि में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पाद होता है और दूसरे नंबर पे गेहूँ भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, है ना। यहाँ क्षेत्र सरसों उत्पादन की हांडी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब इस क्षेत्र को है ना सरसों की हांडी के नाम से भी मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर है। अब पढ़ेंगे हम मध्य भारत का पठार में उद्योग धंधे कौन कौन से होते हैं। जैसे गुना में शक्कर का कारखाना, शिवपुरी व बानमोर में खेर से तथा कत्था बनने का कारखाना और ग्वालियर में रेशम का कारखाना है ना। औद्योगिक केंद्र कौन से? भिंड जिले का मालनपुर, मुरैना का बानमोर। यहाँ प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति का अधिवास है। यहाँ प्रमुख नदियाँ इस क्षेत्र में कौन सी आती है? चंबल, पार्वती, कुंवारी, कूनू, सिंधी आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के कारण कगारों का निर्माण हुआ। मालवा पठार से निकलने वाली नदियाँ इन्हीं कगारों से प्रवाहित होती है। चंबल की घाटी एक नतीलंब घाटी है जिसमें चंबल ने जलोढ़ का निक्षेपण किया। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों ने उत्खात भूमिगत अथवा बीहड़ों का निर्माण भी किया। यहाँ की नदियों ने ना जमीन में बीहड़ का निर्माण भी बहुत सारा किया। इसमें कगार क्या है? कगार में नदी का ऊंचा किनारा है। नतीलंब घाटी यह एक क्षेत्र की अंतर्निहित चट्टानों के समांतर एक घाटी है जो पर्वत प्रणालियों में लगभग दो समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती है, जिसमें बीहड़ खड़े पसरों वाली गहरी संकरी है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में। इसका क्षेत्रफल 23,737 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पीछे से तो मध्य भारत का पठार स्थित है इसमें, और इसके उत्तर दक्षिणी में इसका दक्षिणी क्षेत्र इधर है, इससे मालवा का पठार है। इधर रीवा पन्ना का पठार है, इधर है उत्तर प्रदेश है। बुंदेलखंड का पठार का भौगोलिक स्थिति देखते हैं। जैसे बुंदेलखंड के पठार में 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इस संपूर्ण प्रदेश का क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% है। इसके दक्षिण पूर्व में मालवा का पठार है, पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, उत्तर में यमुना के मैदान तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं? जैसे कि उनके नाम है छतरपुर आता है, पन्ना आता है, टीकमगढ़ आता है, निवाड़ी और सागर का कुछ भाग। इसके अलावा शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, डबरा, भांडेर, भिंड, लाहार तहसील भी इसमें आती है। इस जलवायु कौन सी है इसमें? इस क्षेत्र में औसतम वर्षा 75 से 103 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मियों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुंदेलखंड का पठार के कुछ भाग समतल प्राय मैदान के उदाहरण माने जाते हैं। इनके बीच छोटी पहाड़ियाँ भी मिलती है जिन्हें टोर कहा जाता है। बुंदेलखंड का पठार ऊपर उठा हुआ है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों की प्रकृति है। यहाँ की नदियाँ तीव्र गति से बहती है तथा उसमें कटाव की पर्याप्त क्षमता होती है। इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित यहाँ पठार 3 ओर से अर्ध चंद्राकार है। यहाँ पटना श्रेणी, बिजावर श्रेणी तथा चंदेरी पाट से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में नरहट कगार भी। बुंदेलखंड पठार की चट्टान का निर्माण आग्नेय एवं कायांतरी चट्टानों से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, शेल तथा नीस के निक्षेप पाए जाते हैं। हकीयन क्रम की चट्टान में बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन प्राथमिक चट्टान है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल गेहूँ और ज्वार है। देश के प्रथम केन बेतवा
नदियाँ जोड़ो परियोजना की शुरुआत इसी पठार से हुई है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। वर्तमान में यहाँ 14.7% क्षेत्र वन आच्छादित है। उद्योग धंधों में कौन से धंधे होते हैं? इसमें चंदेरी का जरी उद्योग, दतिया एवं टीकमगढ़ में सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग, हीरा उद्योग, ये उद्योग यहाँ पे होते हैं। इसमें प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? जिसमें नदियाँ केन नदी, बेतवा नदी और दसान नदी। इसके साथ हमारे बुंदेलखंड का पठार भी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले नंबर पे आता है रीवा पन्ना का पठार, जिससे कि आप मैप में देख ही रहे होगे। ये रीवा पन्ना का पठार, ये वाला हिस्सा इसमें रीवा पन्ना का पठार में आता है ना, जिसका क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है ना। जिसमें एक साइड तो आता है उत्तर प्रदेश, इधर वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश में आ जाता है, इधर वाला आता है नर्मदा सोन घाटी में, इधर वाला हिस्सा आता है मालवा का पठार, ऐसे घिरा हुआ है। इधर वाले बुंदेलखंड के पठार के आसपास आता है। इसकी भौगोलिक स्थिति अपन देखते हैं रीवा पन्ना का पठार की। बुंदेलखंड का पठार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 78 डिग्री 4 मिनट से 72 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इस संपूर्ण प्रदेश का क्षेत्रफल 31,955 वर्ग किलोमीटर है। जिससे रीवा पन्ना का पठार है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? 31,955 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का 10.37% है। जो भी मध्य प्रदेश का 100% होता है ना, उसमें 10.37% तो इसमें रीवा पन्ना पठार का पठारी आता है। विंध्य कगार प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश व अवध का मैदान भी पश्चिम में स्थित मालवा का पठार है। पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी, दक्षिण पूर्वी में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। इसके पश्चिम में भांडेर व दक्षिण में पूर्वी कैमूर पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं? जैसे कि रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर, रहली तथा बांडा तहसील भी आती है। वो इसमें जलवायु कौन सी है? इस क्षेत्र में के पूर्व तथा दक्षिण भाग में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर तक होती है तथा पश्चिम भाग की तरफ लगभग 112.5 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मियों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कृषि उपज खनिज में कौन कौन सी फसल होती है? इसमें गेहूँ इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र के पूर्व की ओर चावल की खेती होती है। सतना चूना पत्थर तथा सीमेंट के व बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। सतना में मंझगांव हीरे की खदान हेतु प्रसिद्ध है। प्रमुख नदियाँ कौन सी है? केन, टोंस, सोनार, बीहड़, सतना। और प्रपात कौन से? चचाई जलप्रपात है, क्यूटी जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात है और पूर्वा जलप्रपात है। इस पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। सर्वोच्च चोटी गुडविल या कुल्लू मार पहाड़िया, जो कि 752 मीटर, सद्धवा शिखर दमोह में है ना। मिट्टी में कौन से पाई जाती है? रीवा पन्ना पठार हल्का ऊंचा नीचा है। विंध्यन शैली समूह के साधारणतः बुलई, लाल तथा पीली मिट्टी बनी है। दक्कन ट्रेप की निकटता के फलस्वरूप नदियों अपने साथ काली मिट्टी लाती है। इसमें वनस्पति इस पठार का दक्षिण तथा उत्तरी कगार तथा आसपास का क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित है। यहाँ के वनों में सागौन बहुतायत में पाया जाता है। जो सागौन के वृक्ष है जो इसमें ज़्यादा रूप मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र की 30 से 40% भूमि वनों के अंतर्गत है। औद्योगिक एवं व्यवसाय यहाँ के प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इसके अंतर्गत सीमेंट उद्योग सतना व मेहर में कत्था उद्योग, रीवा में हीरा तराशने का उद्योग पन्ना में है। इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग है। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व अधिक है तथा नगरीय जनसंख्या घनत्व कम है। ये थी हमारे इस जिले की पूरी जानकारी। अब अगला जिला वो आता है नर्मदा सोन घाटी के बारे में, जो कि आप देख ही रहे होगे मैप में। जो ये वाला हिस्सा है नर्मदा सोन घाटी, इसमें का 86,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में यह वाला हिस्सा फैला हुआ है। नर्मदा सोन घाटी का भौगोलिक स्थिति देखते हैं। नर्मदा सोन घाटी जो 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 डिग्री 5 से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है।
है ना। इस संपूर्ण प्रदेश का क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का 27.89% तक है। इस घाटी को उत्तर में मालवा का पठार व रीवा पन्ना का पत्थर स्थित है तथा दक्षिण की ओर सतपुड़ा मेखल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसके पूर्व की ओर बघेलखंड का पठार विस्तार है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं, उन जिलों के नाम ये वाले हैं, जैसे कि अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, सीहोर, बुधनी तहसील आदि जिले इसके नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है ये देख लीजिए। इस क्षेत्र में वर्षा 57 से 142 सेंटीमीटर तक होती है। पश्चिमी भाग अधिक गर्म तथा पूर्वी भाग कम गर्म होता है। गर्मियों में इस क्षेत्र का अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके दो भाग है, जैसे पश्चिम में नर्मदा घाटी है जो कि अधिक लंबा व चौड़ा है तथा पूर्व में सोन घाटी है और नर्मदा तुलना में सोन घाटी थोड़ी संकरी है। इसके उत्तरी पश्चिम में कैमूर श्रेणियाँ प्रपाती कगार के रूप में खड़ी है, जो कि नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नीचा भाग है। इन घाटियों की ये चौड़ाई सभी भागों में समान नहीं है। नर्मदा सोन घाटी का औसत ऊंचाई 300 मीटर है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी आती है नर्मदा सोन घाटी में, जैसे कि नर्मदा सोन, ताप्ती, तवा, जोहिला आदि प्रमुख नदियाँ है। इसके प्रमुख जलप्रपात है भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, महेश्वर के निकट सहस्त्रधारा जलप्रपात। प्रमुख उपज कौन सी है इसमें, नर्मदा की घाटी गेहूं उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। सोन नदी की घाटी में चावल प्रमुख फसल है और इस राज्य की अन्न की पेटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख खनिज कौन कौन से, इसमें चूना पत्थर है, संगमरमर है, मैग्नीज और कोयला है। इसमें मिट्टी एवं वनस्पति, यहाँ की मिट्टी काली तथा गहरी काली है अतः एक कृषि भूमि का केंद्रीकरण मिलता है। नर्मदा घाटी में 25% तथा सोन घाटी में 40 से 50% भूमि वनों के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें एक भाग पढ़ा था अपन ने, ये वाले भाग में जैसे मध्य उच्च प्रदेश में अपने पढ़ा मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये 4-5 भाग अपन ने पढ़ ली। अब दूसरा नंबर पे आता है अपना सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अब सतपुड़ा मेकल श्रेणी कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आता है, जिसमें आती है एक पश्चिमी सतपुड़ा, एक पूर्वी सतपुड़ा, एक सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये बीच वाला सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आएगा। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे सतपुड़ा दक्षिण मध्य प्रदेश में पश्चिम सीमा के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी व मैकाल पठार स्थित है। दक्कन ट्रेप व गोंडवाना सेल समूह में निर्मित यह भू भाग नर्मदा व ताप्ती के मध्य तथा विंध्य प्रदेश के समांतर स्थित है। इस श्रेणी का विस्तार भड़ोच के पश्चिम से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदान की ओर लगभग 900 किलोमीटर तक है। भौगोलिक स्थिति कौन सी इसकी कैसी है, इसका भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 23 मिनट से उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक मध्य स्थित है। यह नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य में तथा विंध्याचल की श्रेणियों के समांतर है। इस संपूर्ण क्षेत्र के क्षेत्रफल के 34,000 वर्ग किलोमीटर इस संपूर्ण प्रदेश का क्षेत्रफल का 11% है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा बालाघाट जिलों तक है। इस श्रेणी के विस्तार का भाग 600 से 1000 मीटर तक ऊंचे है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई चोटी धूपगढ़ 1350 है, जो कि महादेव श्रेणियों में स्थित है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में विस्तार गुजरात के भड़ोच से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदान तथा लगभग 900 किलोमीटर विस्तृत है। इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है और तथा ग्रेनाइट आदि निक्षेप पाए जाते हैं। उसमें जलवायु सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र पंचमढ़ी 199 सेंटीमीटर यहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा भी पंचमढ़ी में होती है और इसका पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर तक सर्वाधिक वर्षा भी होती है। गर्मियों में इस क्षेत्र का औसत तापमान 30 डिग्री तथा सर्दियों में औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीमीटर तक होता है। इस क्षेत्र में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, जिसमें 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
सतपुड़ा मैकाल का पश्चिम भाग लगभग 50% वनों से आच्छादित है। इसमें मिट्टी क्षेत्र में काली तथा गहरी काली मिट्टी व लाल पीली मिट्टी पाई। दोस्तों, अब हमने पढ़ा था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब उसमें पढ़ेंगे हम पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जो कि मैप में ये वाला पश्चिमी क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये वाला है पूर्वी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये वाला है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये बीच वाला। अब पढ़ेंगे हम अपन पश्चिमी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये वाला हिस्सा है ना। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात के पूर्वी भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तरी से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक है। सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिम भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में असीरगढ़ पहाड़ी, अखरानी, बड़वानी 681 मीटर, बिजागढ़ 849 मीटर की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है। असीरगढ़ पहाड़ियाँ व नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान स्थित है। पश्चिमी सतपुड़ा में अखरानी व मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा ने गहरी संकरी कंदरा बना ली। अब पढ़ेंगे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जो कि मेरी मैप में दिख रही होगी, जैसे कि ये वाला हिस्सा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में आता है ना। ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जो कि बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा जिले के इसके अंतर्गत आते हैं। इस पहाड़ी पर पंचमढ़ी की चोटी 1067 मीटर से स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की ऊंचाई लगभग 120 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है। पंचमढ़ी के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जो महादेव पहाड़ी का भाग है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आकृति तथा गोंडवाना का क्रम चट्टानों से बना है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ढाल अपेक्षाकृत तीव्र है। अब पढ़ेंगे मैकाल श्रेणी, जो कि बीचों बीच पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, जो कि आप मैप में यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें कि आप पूर्वी में आता है अपने पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, इधर पश्चिम में आता है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, इधर आता है महाराष्ट्र की वो महाराष्ट्र की वजह से सीमा लगती है, उधर आता है नर्मदा सोन घाटी, जो कि बीचों बीच में स्थित है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार है। इसकी आकृति अद्भुत चंद्राकार है। इसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जो कि 167 मीटर है, जो कि मैकाल श्रेणी में स्थित है। प्रमुख उपज एवं खनिज, इस क्षेत्र में प्रमुख उपज ज्वार, इसके अलावा गेहूं व कपास आदि भी एनी फसल है। चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, पथारखेड़ा, बैतूल, टंगस्टन, तांबा, मलाजखंड, बक्साइट, बालाघाट, मैग्नीज, हरवेली, खरदान बालाघाट में स्थित है। इसमें प्रमुख नदियाँ कौन सी है मैकाल श्रेणी में, जिसमें नर्मदा नदी आती है, ताप्ती नदी आती है, वेनगंगा आती है, सक्कर, गार, वर्धा, छोटी तवा आदि नदियाँ हैं। यह श्रेणी नर्मदा व गोदावरी के मध्य में विभाजित है। इसके साथ अपनी नर्मदा की मैकाल श्रेणियाँ समाप्त होती है। अब पढ़ेंगे अपन पूर्वी पठार बुंदेलखंड का पठार के बारे में, जिसका मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये वाला हिस्सा है पूर्वी पठार बुंदेलखंड का पठार। इसका क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का 7% भाग है। पूर्वी पठार बुंदेलखंड का पठार, इसका भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी से पूर्वी तथा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। इसका भौगोलिक विस्तार 30 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री 45 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये वाला हिस्सा फैला हुआ है। इस पठार का क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% भाग है। इस भूभाग के अंतर्गत रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट व छत्तीसगढ़ के भाग शामिल है। ये वाले जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में आदि महाकल्प तथा जुरेसिक काल के क्षेत्र समूह पाए जाते हैं। गोंडवाना शैल समूह इस प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। इसकी जलवायु है। इस क्षेत्र में गर्मियों का औसत तापमान 35 डिग्री तथा सर्दियों में औसत तापमान 10 डिग्री 15 मिनट तक रहता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है?
एवं वनस्पति। इसके क्षेत्र में काली, लाल एवं पीली मिट्टी और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड का क्षेत्रफल का लगभग 50% से अधिक भाग वनाच्छादित है। वनों की बहुलता के कारण यहाँ वनोपज अधिक उत्पन्न होती है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी आती है इसमें? नर्मदा नदी आती है, सोन, जोहिला, बनास, रिहंद, गोपद आदि नदियाँ है। अमरकंटक पहाड़ी का अनूपपुर, जहाँ एक ओर से नर्मदा और दूसरी ओर से सोन व तीसरी ओर से जोहिला नदी का उद्गम होता है। प्रमुख उपज एवं खनिज। यहाँ के प्रमुख फसल चावल तथा ज्वार, अलसी, तिल अन्य प्रमुख फसल है। यहाँ क्षेत्रीय रेशम तथा कोसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के खनिजों कोयला प्रमुख है। इसके अलावा अग्निरोधी मिट्टी भी पाई जाती है। इसमें उद्योग धंधे अमरकंटक में ताप बिजली घर, अमलाई में कागज मिल, लाख कारखाना, उमरिया ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है।